नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना, फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट एंड रिलेटेड थिंग्स। तो देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल और शेडिंग में क्या फ़र्क होता है, क्या ये खाने पीने से रिलेटेड है, क्या पानी से रिलेटेड है, या आपके शैम्पू और लोशन से रिलेटेड है, और कुछ जेनेटिक कारण। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, कोई भी ट्रीटमेंट आप अपने से शुरू मत करिएगा। ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आपको किसी न किसी एक क्वालिफाइड जो प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन हो उससे आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने द्वारा चलाया गया ट्रीटमेंट हानिकारक हो सकता है, तो आप ये गलती मत करिए। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आपको पहले ये समझना होगा कि हेयर फॉल कितना नॉर्मल होता है। तो देखिए, 50 से लेके 150, 50 to 150 हेयर्स पर डे अगर फॉल करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। क्यों ये नॉर्मल है? क्योंकि इतनी ही क्वांटिटी के अंदर हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट होता है और यह अपने आप वापस आ जाते हैं। लोगों को एक चीज़ का फ़र्क समझना चाहिए कि हेयर फॉल और हेयर शेडिंग में क्या डिफरेंस है। आप ये देख सकते हैं। देखिए, हेयर शेडिंग नॉर्मल एक चीज़ है और हेयर फॉल जो है बेसिकली आप वहाँ पे बोलते हैं कि जहाँ पे लॉस हो रहा है और वह पूरी मात्रा में नहीं आ पा रहा है। सपोज़ करिए कि 50 हेयर्स आपके पर डे गिरते हैं, शेड होते हैं, लेकिन 50 ही हेयर्स आपके क्या वापस आ जाते हैं? अगर ये नहीं आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेटिव लॉस है। इसी को हेयर लॉस बोला जाता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं हेयर लॉस की, तो हेयर लॉस से आने वाली समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे पास जो लोग आते हैं वो अपनी समस्याएं बताते हैं कि हेयर लॉस से उनको ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए। तो मैं आपके साथ में उन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले से काफ़ी डिमोरलाइज हो चुके हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन में प्रॉब्लम आती है। मेरे पास कई बैंक मैनेजर आए, उनको लगा कि नहीं, उनका जो जैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उनकी मैरिज ही नहीं हुई। लोग मैरिज को लेके परेशान रहते हैं। जॉब और मैरिज या बिफोर मैरिज जो बात है वो आपने समझ ली बहुत अच्छे से। कुछ चीज़ें ऐसी फंक्शनल होती हैं जिनकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि एक आदमी ने आकर मेरे को बोला कि मैं एसी के नीचे नहीं बैठ सकता, मेरे को टोपी पहननी पड़ती है। पहले ये समझना पड़ेगा कि जो फंक्शनल वैल्यू है हमारे यहाँ, हमारे बालों की, हमारे बॉडी के अंदर, वो बहुत लिमिटेड है। हाँ, ये बोला जाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और इससे बड़ा चीज़ है कॉस्मेटिक यानी कि अपीयरेंस। लेकिन जो हेयर होते हैं वो टोटली चेंज कर देते हैं। इंसान का एक समझ लीजिए कि एज डिफरेंस नज़र आने लग जाता है जब उसका हेयर फॉल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जब एलोपेशिया आती है, बाल्डनेस आती है, तो उसका एज जो है अपने नॉर्मल एज से कहीं ज़्यादा नज़र आता है। आप ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी एज कितनी कम है और जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जिनके रिजल्ट्स आए और जिनके हेयर आने के बाद में आप ये देखिए उनकी जो एज का ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो सच में गजब का था। ये अनकम्पेरेबल है। तो मेरा जैसे कि ये देख सकते हैं, ये 8 महीने का, मैं तो कहूँगा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मेरे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आज मुझे अपनी हेयर लाइन को देख के, और करीब, और इसको कंपेयर कभी कर नहीं सकते दूसरे किसी चीज़ से। इसके अलावा हम जो देखे हैं और हमको समझ में आया है या लोगों ने हमको शेयर किया है, उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि हेयर फॉल होता क्यों है। तो देखिए, हेयर फॉल होने के कारण में से सबसे बड़ा कारण एक जेनेटिक है। बाल्डनेस का सबसे बड़ा कारण जेनेटिक है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक बीमारी जिसको बोलना चाहिए, वो एक जेनेटिक है जो कि जीन से रिलेटेड है। देखिए, 200 से ज्यादा जीन्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं जो कि बाल्डनेस के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। ये मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस दोनों के लिए ही है। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि अगर आप देखिए कि 90% अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि जीन्स के द्वारा होती है, तो कुछ परसेंटेज के अंदर जो दूसरे कारण की वजह से हेयर फॉल होता है उनको भी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें आपको कि लोग अपने बालों के ऊपर अत्याचार करते हैं या अपने बालों को या अपने सिर के बालों को वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना लेते हैं। जैसे कि उनको कभी समझ में आया, ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में उन्होंने लोशन खरीदा या शैम्पू खरीदा और वो अपना लगाना शुरू कर दिए। बस उसके बाद वो उसको सूट किया नहीं किया,
किया उन्होंने अपना, जब तक तो अपने बालों का काम हो चुका था। दूसरा जो रिसेंटली मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ जो ट्रेंड आ रहा है कि फीमेल लोग जो मेरे पास आ रहे हैं और वो ये मेरे को बोल रहे हैं कि उनका बाल जो है स्ट्रेटनिंग कराने के बाद में इस तरीके से गिरना शुरू हो गया, झड़ना शुरू हो गया। पहले तक उनके बहुत अच्छे बाल थे, थिक थे, नंबर ऑफ हेयर्स बहुत अच्छे थे, उनका स्कैल्प नज़र नहीं आता था और स्ट्रेटनिंग के बाद में ये सा हाल हो गया। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आप अगर अपने बालों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो ऐसा ही होने की संभावनाएं हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक किसी के अंदर ऐसा होगा, लेकिन जिनके अंदर की बालों की वीकनेस होगी उनके अंदर ऐसा होने की संभावनाएं जरूर हो सकती हैं, जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा लोग बाग आजकल ज़्यादातर जंक फूड की तरफ चले गए हैं। जंक फूड के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती हैं कि उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी रहती है। वो पेट कहीं ना कहीं भर देते हैं, स्वाद उनका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो आपको प्रोवाइड होना चाहिए वो न्यूट्रिशन, वो उनमें कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ा फैक्टर है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टैबेको को किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो सिगार हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो खैनी हो, इस प्रकार की कोई भी चीज जिसमें तंबाकू जाति की कोई भी चीज है, वो हमारे बालों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये इफेक्ट माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन की वजह से होता है, और जैसे कि अगर किसी का जीन में DHT का स्टिमुलेशन अगर हो तो वो उसको और स्टिमुलेट कर देता है। तो बेसिकली स्मोकिंग या टैबेको जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक एक्टिव पार्ट, ये देखिए आप कोई पी रहा है, स्मोक कर रहा है। दूसरा होता है पैसिव पार्ट। आप ये पैसिव देखिए, पैसिव को आप समझने की कोशिश करिए। कोई लेडीज है घर में और उनके घर के अंदर उनके पिताजी या उनके भाई या उनके हस्बैंड जो है सिगरेट पी रहे हैं, तो उसका जो धुआं निकल रहा है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो वापस इनहेल हो जा रहा है बाकी अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली के। तो ये एक पैसिव स्मोकिंग है। ऐसा ही ऑफिस वर्क में होता है। ऑफिस के अंदर कोई सिगरेट पी रहा है या कैंटीन में कोई बैठे हुए हैं तो कैंटीन में सिगरेट पी रहा है और जो है पैसिव इनहेल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा हमारी यहाँ मतलब जो बॉडी के अंदर बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं इसमें हेयर फॉल की वजह से शामिल होती हैं, क्योंकि अगर बीमारियों की रिक्वायरमेंट पूरी करने की वजह से आपका हेयर के अंदर ये न्यूट्रिशन कम हो जाता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको एक बार बताया कि फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी के अंदर ये उसकी काफ़ी लिमिटेड है। तो डाइवर्जन होता है बेसिकली न्यूट्रिशन का, एलिमेंट का, एसेंशियल एलिमेंट्स का कहीं ना कहीं डाइवर्जन होके और वो जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँचता है और हेयर फॉल होता है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। किसी को टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गई, इस तरीके की कोई भी चीज़ हो गई तो आप देखिए तो उसमें इस तरीके की बात आती है। ये हमने यूजुअली देखा है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम के अंदर जैसे थायराइड की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर ऐसा होता है। अच्छा, अगर हम ये सारी चीज़ों को अलग कर दें तो हम अब आते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बेसिकली देखिए जैसे मैंने कहा कि अत्याचार मत करिए, अपने बालों को एक एक्सपेरिमेंटल लैब मत समझिए। इस तरीके की चीज़ों को अगर हटा देते हैं, जंक फूड मत खाइए, बॉडी की एक्सरसाइज बहुत अच्छी रखिए, बॉडी एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, रेगुलर वे में विटामिन्स या अगर आपको ज़रूरत है तो उनको ज़रूर लीजिए, लेकिन जो भी कुछ करिए कंसल्टेशन के बाद ही करिए। इसके अलावा देखिए जीन्स में आपका कोई रोल नहीं है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उनमें एक मेनली जो बात रहती है वो रहती है हेयर ट्रांसप्लांट की। देखिए ये लोग हेयर ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ से करा चुके हैं और ये लोग बहुत खुश हैं और ये समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से ही उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, और ऐसा हम भी समझते हैं। और जितने लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है और वो उसको महसूस करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये दो तरीके से होता है, एक FUE एक FUT। आप यहाँ पे दोनों देख सकते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि डोनर हमारा ये डोनर एरिया है, ये रेसिपिएंट एरिया है। इसमें आपका डोनर एरिया से लिया जाता है हेयर फॉलिकल और रेसिपिएंट एरिया पे लगाया जाता है। आप ये पूरी की पूरी ये चीज़ देख सकते हैं। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के वीडियोस हैं जिसमें कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जा रहा है पूरा का पूरा वो भी आप देख सकते हैं। कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हर किसी पद्धति में रहते हैं, हर एक किसी टाइप में रहते हैं। इसी तरीके से FUE और FUT के अंदर भी हैं। FUE के अंदर है कि भाई वो लास्टिंग कम करता है, FUT लास्टिंग ज़्यादा करता है। और बेसिकली FUT के लिए बोला जाता है कि स्टिच आते हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी बात है, वो मतलब 14 दिन के बाद निकल भी जाते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जिसको कि बहुत बड़ा इशू बनाया जाए। अगर लॉन्जिविटी को देखें तो FUT की लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा होती है। पर्सनली मैं सोचूंगा तो और कहूँगा तो FUT बहुत ज़्यादा अच्छा है FUE के कंपैरिजन में। हालांकि हमारे यहाँ दोनों ही होते हैं, FUE भी होता है, FUT भी होता है। बेसिकली FUT और FUE लगाने का तरीका सामने की तरफ एक ही होता है दोनों का।
उनमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, लेकिन फॉलिकल में अंतर होता है। आप ये देख सकते हैं FUE और FUT के फॉलिकल्स में कितना ज़्यादा अंतर है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है वो लगभग दोनों के अंदर समान ही होती है। उसके बाद दवाइयों का खाना या लगाना वो भी लगभग समान ही होता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ें एक शॉर्ट मैसेज के हिसाब से आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी आपको लगता है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।